इस क्वेश्चन में हमने जो पिछले वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी का एप्लीकेशन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो हम लोग चले अभी स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना, फिर समझते हैं, उसके बाद एनालाइज करके एज यूजुअल इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन कहता है द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ फिगर 1.11 फॉर्म्स एन एंगल अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये देखिए अल्फा की वैल्यू आपको पता है। अगला स्टेटमेंट है द मास रेशियो m2 बाई m1 इक्वल्स टू ईटा इक्वल्स टू 2/3, ये भी गिवन है। और क्या कहता है भाई? और कहता है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी m1 ये वाला एंड द इंक्लाइंड प्लेन इज इक्वल्स टू k इक्वल्स टू 0.10। बहुत सिंपल सी बात। आगे द मासेज ऑफ पुली एंड द थ्रेड्स आर नेग्लिजिबल एज यूजुअल, है कि नहीं? तो हमको अब निकालना क्या है? हमको निकालना है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी m2 when the formerly stationary system of masses starts moving। तो पहले ये समझो कहता क्या है। पहले ये था कि भाई देखो m1 और m2 को मैंने ऐसे पकड़ के मान लो ऐसे रखा हुआ था, एक ऐसे थे, स्टेशनरी थे। अब मैंने टाइम t इक्वल टू 0 पर इसको छोड़ दिया ऐसे। जब छोड़ दिया तो अब तीन पॉसिबिलिटी है। या तो ये दोनों बॉडीज मूव ना करे, या फिर m2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर जाए, या फिर m2 अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर जाए कुछ एक्सेलरेशन से। अब ये तीनों केस जैसा हमने अभी बताया कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इसको डिस्कस किया था। क्या था बेटा उसमें देखो एक कंडीशन था हमारे पास कि अगर है ना, अगर m2 बाई m1 ग्रेटर देन k cos अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा हो जाए तो मेरा जो मास है m2 वो नीचे की तरफ किसी एक्सेलरेशन से गिरना स्टार्ट कर जाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या था? दूसरा था कि अगर m2 बाई m1 लेस देन साइन अल्फ़ा माइनस k cos अल्फ़ा हो जाए तो ये जो हमारा m2 है वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर जाएगा। और अगर m2 बाई m1 इन दोनों वैल्यूज के बीच में हो तो बॉडीज़ ना तो ऊपर जाएंगी, मतलब कहने का मतलब ये है कि m2 ना तो इधर की तरफ जाएगा, m2 ना तो इधर की तरफ जाएगा और ना ही इधर की तरफ जाएगा। दोनों बॉडीज अपने अपने जगह पर स्टेशनरी बनी रहेंगी। ठीक है, तो पहले हम लोग ये वैल्यू चेक करते हैं कि ये कितना होता है ना, क्योंकि हमको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख करके, इस वैल्यू को देख करके लगता है कि पहले हमें ये चेक करना चाहिए। तो चलिए हम अभी चेक करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या हो गया? मैं चेक करूँगा k cos अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा की वैल्यू। k है हमारा 0.1 और अल्फ़ा है 30 डिग्री, तो ये cos 30 डिग्री हो गया प्लस साइन 30 डिग्री हो गया। अच्छा, इसकी वैल्यू अगर मैं रखूं तो 0.1 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होता है और ये 1/2 होता है। इसमें से 1/2 कॉमन ले लो, देखो तो तुम्हारा बचेगा 1 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाई √3। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सिंपली √3 की वैल्यू रख देता हूँ 1.7 अप्रॉक्सीमेटली ना, ये अप्रॉक्सीमेटली ही हम कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ देखिए हुआ क्या आपका, ये आ गया आपका 1.17/2 1.17/2। तो ये तो 0 पॉइंट कितना हो गया, 0.56 एंड सो ऑन, ऐसे कुछ आ गया। अब जरा देखना, तुम्हारा जो m2 बाई m1 की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? यहाँ देखो कितना दिया है, ये 2/3 दिया है। तो जरा उसका इससे कंपेयर करो, तो 2/3 मतलब 0.67, लगभग इतना। तो ऑब्वियसली ये बड़ा है इससे,
तो हमने जो गेस किया था कि चलो यार ये वाला लग रहा है पॉसिबिलिटी होगी, तो ये हमारा गेस सही निकला, है ना। अगर ये नहीं होता तो मैं इसको चेक करता, ऑब्वियस सी बात है। और अगर ये भी सेटिस्फाइड नहीं होता तो कहने का मतलब है कि फिर हमारा आगे क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं होता, दोनों बॉडीज रुकी रहती है अपने अपने जगह पर। ठीक, चलिए, तो इतना हमारे पास अब इंफॉर्मेशन मिल गया कि मेरा मास m2 वर्टिकली डाउनवर्ड सपोज कर लो कि a के एक्सेलरेशन से गिरना स्टार्ट कर जाता है, और यही a आपको निकालना है। तो भाई क्या करोगे अब तुम मास m1 और m2 दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, उनके इक्वेशन लिखोगे और सॉल्व करोगे। ठीक है भाई। अच्छा, थ्रेड कैसा है? थ्रेड मासलेस है। पुली कैसा है? वो फ्रिक्शनलेस है। वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे जो टेंशन होगा, यहाँ पे जो टेंशन होगा, ये दोनों बराबर होंगे। अब जरा सोचो, ये चूँकि नीचे की तरफ गिर रहा है ए के एक्सेलरेशन से, तो एक तो इस पर फोर्स लगने वाला है ही है, ये फील्ड फोर्स हो गया, ये कॉन्टैक्ट फोर्स में से एक आ गया, है ना। आपको फील्ड फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, इनर्शियल फोर्स, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो अच्छा, तो मेरे लिए एक इक्वेशन बना m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2a, पहला इक्वेशन मैं से लिख देता हूँ। दूसरा चले आओ। ऑब्वियस सी बात है कि जब m2 नीचे गिरेगा तो तुम्हारा m1 इस प्लेन के अलॉन्ग इस डायरेक्शन में जाएगा, ऑब्वियस। ठीक, तो फ्रिक्शन जो है वो इधर की तरफ लगेगा, ये फ्रिक्शन हो गया। और एक मास तो मतलब वेट जो है नीचे की तरफ लगना ही लगना है। तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखने जाऊँ तो इसका इक्वेशन हो जाएगा टी माइनस कितना m1g साइन अल्फा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू m1a। और जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें हमने क्या देखा था कि अभी जो फ्रिक्शन लगेगा वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब आप कह लो आप काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो गया। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर हो गया यहाँ पे। अच्छा, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो गया यहाँ पे? ये हो जाएगा F इक्वल्स टू सिंपली यहाँ लिखो ए के माइनस m1g साइन अल्फा, ये हो जाएगा के m1g कॉस अल्फा, है ना, इक्वल्स टू ये m1a। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब मैंने क्या किया कि पहले और दूसरे इक्वेशन को सिंपली ऐड कर दिया। ये ऐड कर दो, आप ऐड करोगे तो बेटा देखो ये वाला कट जाएगा, यहाँ से आएगा आपका m2g कॉमन ले लो आराम से, तो m2 माइनस m1 साइन अल्फा माइनस के m1 कॉस अल्फा, राइट। क्योंकि g कॉमन लिया था आपने तो यहाँ g भी लिखेंगे, और तो कुछ बचा नहीं। लेकिन जब इसको इधर ऐड करोगे तो ये तुम्हारा m1 प्लस m2 इंटू a के बराबर हो जाएगा, और यही a निकालना था तुमको। तो भाई यहाँ से तुम्हारा जो आएगा वो कैलकुलेशन, वो बेसिकली, है ना, कैलकुलेशन है, कुछ बचा नहीं इसमें। तो ये आया a इक्वल्स टू कितना आ गया भैया? ये आ गया m2 माइनस m1 साइन अल्फा माइनस के m1 कॉस अल्फा डिवाइडेड अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, जब तुम आंसर देखोगे तो ईटा के टर्म्स में होगा। ईटा मतलब अभी जो दिया हुआ है m2 बाई m1 ना, तो उसके टर्म्स में होगा। तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को m1 से डिवाइड कर दोगे, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, यहाँ छूट गया था ये जी, थोड़ा सा यहाँ लिख लो। m2 को जब डिवाइड करोगे m1 से तो m2 बाई m1 ईटा हो ही गया, बाकी ये सब कट जाएंगे, है ना। ये साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 1 प्लस ईटा, और ये जो रहा आपका g। बहुत सिंपल सा ये प्रॉब्लम था, ये सॉल्व हो गया।